हेलो ऑलर्स, आज हम करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट लॉ सब्जेक्ट है ये हमारा। एंड जो सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स बेस्ड हैं, जैसे कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके लिए भी हमें क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। सो वी शुड नो कि ये एक बहुत अच्छा फाउंडेशनल सब्जेक्ट है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती हो लाइक CUET, क्लैट, पीजी एंड ILI का एंट्रेंस है, जामिया का है, राइट। जो भी हमारे एंट्रेंसेस है उसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट प्रॉमिस मी कि आप ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। आई विल मेक श्योर कि आपको अच्छे से बहुत सिंपली मैं ये चीज समझा पाऊँ। सो जय हिंद। लेट्स स्टार्ट आवर कंसेप्ट। सो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो पहले नहीं था, बहुत ज्यादा रिसेंट है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो ये इंटरनेशनल लॉ टर्म है वो सबसे पहले जेमी बेंथन ने स्टार्ट की थी। जेमी बेंथन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था इस टर्म को। कौन सी टर्म को? इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें बताना होगा जेमी बैंथम ने। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें कुछ और भी ध्यान देना कि इंटरनेशनल लॉ को क्या है, एक और टर्म यूज की जाती है, लॉज ऑफ नेशंस। लॉज ऑफ नेशंस को इंटरनेशनल लॉ के पहले बोला जाता था लॉज ऑफ नेशन। अब ये पता होने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जेमी बेंथन ने कब इस टर्म का यूज किया। तो हमारे 1780 में क्या है, जेमी बेंथन ने इस टर्म का यूज किया फर्स्ट टाइम। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जो जो टर्म है ना, इंटरनेशनल लॉ एंड लॉज ऑफ नेशन, ये क्या है, सिनोनियम्स है एंड इक्विवेलेंट टर्म्स है। क्या है बच्चा? सिनोनियम है। क्या है? सिनोनियम है एंड इक्विवेलेंट क्या है, टर्म्स है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ हमें क्या है, आगे ये भी ध्यान रखना है कि कुछ हमारे ज्यूरिस्ट हैं जो हमें डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनका कहना क्या है, इनका ओपिनियन इंटरनेशनल लॉ को लेके क्या है। तो हमारे एक क्या है, ज्यूरिस्ट है जिसका नाम है हॉलैंड, थॉमस हॉलैंड। वो कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का वैनिशिंग पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल लॉ। इट मींस ये अब क्या है, खत्म होने वाला है, विलुप्त तो एक्सटेंट होने की कगार पे है। ये ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। आगे एक और हमारे पास ज्यूरिस्ट है जिसका नाम क्या है, ऑस्टिन है। ऑस्टिन कहते हैं कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो जस्ट अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। इट मीन्स कि एक मॉरल प्रिंसिपल्स पे कुछ रूल्स है, वो है इंटरनेशनल लॉ। पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये हमारे ऑस्टिन का ओपिनियन, राइट। अभी तक क्या है, इंटरनेशनल जो लॉ है इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस को बोला गया, अभी तक कोई भी सिंगल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं। इट मींस हमारे पास डेफिनेशंस तो होंगी, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए जाएंगे इस डायरेक्शन में कि उसकी अच्छी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन लाई जाए, लेकिन उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी होंगे। सो ऐसी एक डेफिनेशन अब मैं आपके लिए लेके आई। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय ऑप्रीहिम। ऑप्रीहिम क्या है, एक ज्यूरिस्ट है, वो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन देते हैं। लेट्स सी कैसे डेफिनेशन देते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी, इंटरनेशनल लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी of customary and conventional rules which are considered legally bound by civilized nations with their intercourse with each other। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये हमारी है स्टेट नंबर 1, स्टेट ए S1, ये है स्टेट 2। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, ये दोनों स्टेट्स क्या है, कुछ रूल्स के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या है, लीगली बाइंडिंग रूल्स को फॉलो करती हैं, जो कहां से आए हैं, कस्टम्स से आए हैं। कस्टम लॉज के बारे में हमने पढ़ा है, जो परंपरागत होते हैं। सेकेंड है कन्वेंशन से जो आए हैं, इट मींस जो ट्रीटीज से लॉज बनी है वो उनसे क्या है, लीगली बाइंडिंग है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को जो ये देखती है,
उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। इतनी सी कहानी कौन बताता है हमें, ऑप्रीहिम बताते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में। दोबारा सुन लीजिए, जब स्टेट्स आपस में लीगली बाइंडिंग रूल्स को फॉलो करती हैं और वो फॉलो करवाने वाली बॉडी का नाम क्या है, इंटरनेशनल लॉ, ये ही हमें ऑप्रीहिम कहते हैं। क्लियर। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी तक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। अब इसके इट मीन्स क्या है कुछ क्रिटिसिज्म होंगे। सो लेट्स सी क्या क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट की ये बात जो करती है सिर्फ स्टेट्स के रिलेशंस की बात करती है। ऐसी कोई एरिया, ऐसे कोई लोग जो क्या है स्टेट्स के बियॉन्ड है, उसे एज अ स्टेटहुड एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उनका किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ के अंदर तो वो आएंगे ही नहीं, राइट। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन सिर्फ स्टेट्स के रिलेशन की बात करती है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि यूएनओ में क्या है, इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब यहाँ इस चीज को अभी यहाँ पे ऑप्रीहिम की डेफिनेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। थर्ड इसकी कुछ यहाँ पे बताया कि जो रूल्स है ना वो सिर्फ कस्टम्स एंड ट्रीटीज से ही ड्राइव है। ओनली, देखो ओनली वर्ड आ गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम, तो यही चीज है, रूल्स कहीं और से भी आ सकते हैं। फोर्थ इज बॉडी ऑफ रूल्स। क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ज्यादा स्टैटिक है, लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा स्टैटिक है, इसलिए ये प्रॉब्लम। एज इंटरनेशनल लॉ, मान लो एक लड़की है, उसको ये ड्रेस जो ऑप्रीहिम ने पहनाई वो सूट नहीं की है। अब देखते हैं आगे। स्टार्क जो है वो डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। लेट्स सी क्या कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड एज दैट बॉडी ऑफ रूल्स विच, बॉडी ऑफ लॉ बोला जा सकता है इंटरनेशनल लॉ को, विच इज composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and therefore so commonly observe in their relations with each other, and also includes the rules of law relating to the functioning of international organizations, institutes, their relations with each other, and their relations with states and individuals. कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, एक लाइन और पढ़ने के बाद मैं आपको समझाती हूँ। Certain rules of law relating to individuals and non-state identities, so far as the rules and duties of such individuals and non-state identities are concern of the international community. अगर हम ऑप्रीहिम की डेफिनेशन को कंपेयर करें, नाउ लेट मी टेक यू टू अ व्हाइट शीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑप्रीहिम की डेफिनेशन थी, ऑप्रीहिम की डेफिनेशन, ठीक है, ऑप्रीहिम की डेफिनेशन किसकी बात कर रही थी, स्टेट्स की बात कर रही थी, रूल्स की बात कर रही थी जो कस्टम्स और कन्वेंशंस के थ्रू थे, राइट, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस के थ्रू थे, एंड जो क्या है लीगली बाइंडिंग थे एक दूसरे के लिए, ठीक है, तीन चीजों की बात कर रही थी ना। अब ये जो हमारी स्टार्क की जो क्या है डेफिनेशन है वो क्या कहती है, लेट्स सी। स्टार्क की डेफिनेशन हमें कहती है कि ये क्या है, एक बॉडी ऑफ रूल्स है, अ बॉडी ऑफ रूल्स, बॉडी ऑफ लॉ है, जो क्या करती है, यहाँ पे क्या है, नॉन स्टेट आइडेंटिटीज को भी डाला गया है, ये इसका प्लस पॉइंट हो गया, राइट। और नॉन स्टेट आइडेंटिटीज के साथ साथ इंडिविजुअल राइट्स को भी क्या है, अब जो कमी क्या थी ऑप्रीहिम थी उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया है, ठीक है, इतना हमें इसका बेनिफिट हो गया, दो चीज यहाँ पे प्लस हो गई। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बताया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो रिलेशन है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंडिविजुअल के साथ जो रिलेशन है, वो भी क्या है, इंटरनेशनल लॉ हमें बताता है, ठीक है। और ये सब क्या है, लीगली बाइंडिंग है, ये कहानी को क्या है हमें बता देते हैं स्टार्क। इतनी सी बात आई होप आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं दोबारा डेफिनेशन को। क्या कहता है, बॉडी ऑफ रूल्स है जो क्या है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट को बताते हैं, जो स्टेट्स खुद बाउंड है, स्टेट्स खुद बाउंड है कि वो ऑब्जर्व करें इस चीज को, और इतना कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है उनके रिलेशन विद ईच अदर
कि वो जो इंटरनेशनल रिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप अपना क्या है रिलेशन मेंटेन करती है, और स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच में भी वो अच्छा सा रिलेशन मेंटेन करके रखती है। यहाँ भी सर्टेन रूल्स और लॉज जो है वो इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट आइडेंटिटीज के साथ भी हैं, और ये कुछ ड्यूटीज भी हैं इन इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट आइडेंटिटीज की। ये सब क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटीज के कंसर्न है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई कि जो ऑप्रीहिम की डेफिनेशन में कमियां थी वो स्टार्क की डेफिनेशन में नहीं। क्या इतना सुनने के बाद भी हमें लगता है कि इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ है? यस, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इज इंटरनेशनल लॉ रियल लॉ और नॉट? बताइए। यस, बताइए बताइए। अब नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखते हैं। इज इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ? क्या ये ट्रू लॉ है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, कुछ लोग कहते हैं कि यस इट इज अ ट्रू लॉ। क्यों? बिकॉज इट इज सिमिलरली बाइंडिंग एज टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द स्टेट, है ना। जो भी स्टेट के ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उसकी की तरह ये भी क्या होता है, बाइंडिंग। ठीक है, इट मीन्स यस। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज नो, इट इज नॉट अ रियल लॉ, इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मोरल फोर्स ओनली। ये क्या है? सिर्फ मोरल फोर्स के लिए ही कोड ऑफ कंडक्ट है, इसीलिए रियल लॉ नहीं। आपके क्या ओपिनियन है आप मुझे लास्ट में बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में। पहले हम और देखते हैं अब इस मामले में ऑस्टिन जी का क्या कहना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो कि वन व्यू इज दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ, इट इज अ कोड ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट of moral force only. Another view is that international law is a true law and it is to be regarded as law in same way as that of ordinary laws of a state which are binding upon the individuals. इतनी सी कहानी मैंने आपको सिंपली में बता दी। अब ऑस्टिन व्यू क्या है? ऑस्टिन व्यू में क्या कह रहे हैं कि ऑस्टिन सेड इंटरनेशनल लॉ कुड नॉट बी कॉल्ड अ प्रॉपर लॉ इन ट्रू सेंस। ऑस्टिन कह रहे हैं कि इसे नहीं बोला जा सकता प्रॉपर लॉ ट्रू सेंस में। क्यों नहीं बोला जा सकता? बिकॉज इट हैज नाइदर सॉवरेन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉ और नॉर देयर इज एन एडिक्वेट सैंक्शन बिहाइंड इट। कहने का मतलब है ना तो इसके पास कोई सॉवरेन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, ना इसके पास कोई एडिक्वेट सैंक्शन है। इट मींस एब्सेंस, लैक ऑफ पनिशमेंट्स की अगर कोई फॉलो नहीं करता तो क्या होगा, राइट? ये चीज नहीं है। मोरओवर देयर इज नो इन्फोर्समेंट एजेंसी व्हिच कैन इन्फोर्स इट एज अ बॉडी ऑफ रूल्स। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी भी नहीं है जो क्या है ये बॉडी ऑफ रूल्स को क्या है इन्फोर्स करवा सके। द रूल्स कॉमनली कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ इन फैक्ट द रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी। ऑस्टिन का मैंने बताया था ना, पॉजिटिव मोरालिटी बोलता है। ऑस्टिन सेज कि इट इज जस्ट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। याद रखिए, मैंने इसीलिए लिखवाया था स्टार्टिंग में कि आपको याद रहना चाहिए। क्यों बोलता है मैंने यहाँ पे बता दिया। 3 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज कि इनके पास सॉवरेन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है। सेकंड रीजन इज एडिक्वेट सैंक्शंस नहीं है। थर्ड इज नो इन्फोर्समेंट एजेंसी, राइट? और यही इसी के कारण क्या है, इसे बोला जाता है रूल्स ऑफ पॉजिटिव मोरालिटी। आई होप इतनी सी बात समझ आई है। यही सेम ओपिनियन, अब हमें ये भी देखना है किस किस का सेम ओपिनियन है। बेंथम का भी यही सेम ओपिनियन है, होलैंड का भी और हॉबिन्स का भी। किसका? बेंथम, होलैंड, हॉबिन्स। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ऑस्टिन के भाई भाई कौन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑस्टिन के व्यू से क्या है, एग्री करते हैं। आई होप ऑस्टिन का व्यू अब आपको समझ आ गया है। सो यही रुकना है क्या हमें? अब ऑस्टिन ने तो बोल दी, अपनी मनमानी कर दी। अब उसकी मम्मा आ गई, क्रिटिसिज्म कर रही है ऑस्टिन के व्यूज का। ठीक है, सच में मम्मी ने नहीं किया, लेकिन मम्मा सबसे बड़ी क्रिटिक होती है, ये हमें पता है, राइट? एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ लॉ कॉमनली नोन एज कमांड थ्योरी। ऑस्टिन की जो डेफिनेशन ऑफ लॉ है उसे कमांड थ्योरी बोलते हैं। हैज बीन
vehemently criticized by jurists belonging to sociological, religion, legal regime and historical school on different grounds. बहुत ज्यादा क्या है क्रिटिसिज्म किया गया सोशियोलॉजिकल, लीगल रियलिज्म एंड हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट के द्वारा. क्या बोला जी? Austin has taken into consideration in his definition only that part of law which is enacted by sovereign legislative authority. भाई ये लोग कहते कि जरूरी तो नहीं sovereign legislative authority की ही जरूरत है. इसने वही चीज को लिया है कि वो ही भाई वो ही लॉ है जो sovereign legislative authority पास करती है और कोई लॉ ही नहीं है. तो ये तो बात गलत है ना. He completely ignored customary और unwritten law. तो यहाँ पे क्या है, ये चीज की कमी रह गई कि customary और unwritten law यहाँ पे नहीं बात की गई. It is not correct to say that laws are observed because of the fear of sanctions behind it. एक बात और बोल दी इन्होंने कि जरूरी नहीं कि fear of sanctions हो तभी law follow करेंगे. They are observed because of internal morality. अब यहाँ पे इंटर मोरालिटी की बात कर दी कि भाई तुमने तो इंटरनल मोरालिटी को कुछ समझा ही नहीं कि भाई देश भक्त है इसीलिए भी देश सेवा करते हैं लोग. तो आपने जो इनर मोरालिटी है उसको इग्नोर कर दिया, तो ये प्रॉब्लम है. तो जो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया इट मींस कि ऑस्टिन की डेफिनेशन में ये कमी थी. ठीक है, ये चीज इग्नोर कर दी. अब हमारे एक जूरिस्ट है हैरी मेन. हैरी मेन क्या कहते हैं? says that laws are obeyed not only because of the fear of punishment but because of the habit of mind and practices of community. जरूरी नहीं कि पनिशमेंट की डर से ही लोग क्या है लॉज को ऑबे करते हैं. इट मीन्स कि कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं अपना होमवर्क बच्चा जो है वो पनिशमेंट की डर से ही करता है, वो अपनी हैबिट ऑफ माइंड और प्रैक्टिसेस ऑफ मतलब क्या पता उसके घर में माहौल हो तो उसके कारण भी करता है. तो ये बात यहाँ पे है बोली है हैरी मैन. ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छे से समझ आया. यूट्यूब पे और कोई वीडियो मिली ऐसी? नहीं, आगे देखते जाओ कहानी. अब फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है? ह्यूगो ग्रोटेटियस जो है वो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये चीज हमें 1 मार्क दिला सकती है कि हमें पता है कि हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ह्यूगो ग्रोटेटिस. इन्होंने क्या किया, कुछ ब्रांचेस ऑफ लॉ हमें बताई. कैसी कैसी? नेचुरल लॉ होता है, पॉजिटिव लॉ होता है, डिवाइन लॉ होता है, ह्यूमन लॉ होता है, लॉज ऑफ नेशन होते हैं, सिविल और म्युनिसिपल लॉज भी होते हैं. ये चीज हमें समझ आ रही है. अब ऑपरेशन जो कहते हैं दो रीजन से जो इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्या है, ट्रू लॉ है. क्या दो रीजन है भाई? फर्स्ट, ये क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ कुछ तो है. अब जैसे हम क्या है सुपरस्टिशंस की बात कर लेते हैं. जैसे ट्यूसडे को मान लो बाल नहीं काटते, नाखून नहीं काटते. कुछ तो सुपरस्टिशियस होगा. ठीक है, मतलब कुछ होगा तभी नहीं काटते ना. तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज को कि भाई नहीं काटते, हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स ऐसा तो कुछ होगा, इससे रिलेटेड कुछ होता होगा. तो ये चीज क्या है, हमारा क्या है सुपरस्टिशियस, मतलब कुछ होता होगा तभी ना. तो वैसे ही इंटरनेशनल लॉ होता होगा तभी उसे रिकॉग्नाइज किया गया है प्रैक्टिस में, वही चीज है. While breaking it, states never deny its existence. मान लो हमने मंगलवार को सिर धो लिया या फिर कपड़े धो लिए या फिर नाखून काट दिया, कुछ भी कर लिया. तो जब हम क्या है इस चीज को करते हैं मतलब तोड़ते हैं ये चीज, तो स्टेट्स जो है वो कभी डिनाई नहीं करती कि ऐसा होता ही नहीं है या ये मंगलवार को ऐसा वहम नहीं है. वहम तो होता है, लेकिन कई बार हम उसे ब्रेक करते हैं मजबूरी में. तो वो चीज है कि हाँ होता है, कोई बात नहीं, मैं भूल गया, ऐसा करके हम मम्मी को संभाल लेते हैं, राइट. तो वही चीज यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल लॉ के बारे में ऑपरेहिम ने बताया. आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गया है. नाउ दिस इज इंटरनेशनल लॉ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. किसने बोला था जी? हॉलैंड ने बोला था. क्या बोला था कि थॉमस हॉलैंड ने क्या बोला था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का वेनिशिंग पॉइंट क्या है,
इंटरनेशनल लॉ। मतलब जूरिस्प्रूडेंस का ऐसा हिस्सा जो अब खत्म हो गया है वो क्या है, इंटरनेशनल लॉ। अब मैं आपको बचपन में लेके जा रही हूँ, 37 ईयर्स के बाद जो हमारा डोरेमोन है, डोरेमोन तो आपने देखा ही होगा बचपन में, उससे अब टीवी से हटा दिया गया है। ठीक है, इट मीन्स वो क्या है, अब वैनिश हो गया है। वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जो है चाइल्डहुड जो है वो आ चुका है डोरेमोन के बंद होने से, टेलीकास्ट बंद होने से। ठीक है, वही चीज क्या है, कह रहा है कि हॉलैंड के अब तो वेनिश खत्म होने वाले के कगार पे ये इंटरनेशनल लॉ। भाई ऐसा क्यों बोलता है, लेट्स सी। एंड द सेम एट द वेनिशिंग पॉइंट। अ पॉइंट, अब वेनिशिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, अ पॉइंट विच इज पैरेलल विच a point at which parallel lines in the same plane appear to meet। अब यहाँ पे दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, वहां पे एक बिल्कुल आगे आगे जाके ना ऐसा लगता है कि ये मिल जाएंगे लेकिन मिलती नहीं है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। ये क्या है, आगे पता ही नहीं लग रहा कि मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, उसे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। अब अ पॉइंट एट विच पैरेलल लाइंस इन द सेम प्लेन अपीयर्स टू मीट, ठीक है, उसे बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। Therefore, international law cannot be kept in the category of law, mainly because there is neither sovereign authority, वही बोल दिया ऑपरेहिम की बात, nor there exist sanctions if rules are violated। तो sanctions नहीं है और sovereign authority नहीं है। ये किसकी डेफिनेशन है, देखो मैंने बताया था ना, ये किससे करते हैं, ऑस्टिन जिससे क्या है सहमत है, वही बात इन्होंने बोल दी कि वही सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है, सेकंड सेक्शंस नहीं है। इसीलिए क्या है, इंटरनेशनल लॉ को कैटेगरी ऑफ लॉ में नहीं रखा जा सकता। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट। ये पैरेलल तो है, एक दूसरे के पैरेलल तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, इनमें डिफरेंस भी है, डिस्टिंक्ट भी है और अलग भी है। ये हमारा जूरिस्प्रूडेंस अलग है और इंटरनेशनल लॉ क्या है, अलग है। ठीक है, लेकिन क्या है, पैरेलल चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बड़ा भाई या बहन और आप हो तो अभी की पेरेंट्स की मतलब संतान कह सकते हैं, राइट, लेकिन क्या हो, अलग अलग हो। वैसे ही इंटरनेशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आई होप आपको मेरा का पढ़ाने का अंदाज पसंद आ रहा होगा। अब इफ यू लाइक द लेक्चर्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं जल्दी जल्दी से आलस छोड़ के आपके लिए क्या है, लेक्चर्स और अच्छे से ला सकूं। नाउ बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज अब हम पढ़ने वाले हैं, कुछ थ्योरीज है। पहले हमें ये देखना है कि किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ। The present day of international law owes its origin to the great jurist Hugo Boethius and his work De Jure Belli Paces 1625। हमारे जो ह्यूगो बोटेटियस है, उनका काम था डीस ज्यूरी पहली पेसेस 1625, ये नहीं पूछा जाता है बेसिकली। His main idea is that there are certain eternal unchangeable, देखना क्या बोल रहा है, certain eternal unchangeable independent rules of law which have roots in human reason। He calls this this law of reason as natural law। तो देखो, कुछ certain eternal अनचेंजेबल इंडिपेंडेंट रूल्स ऑफ लॉ है, जिससे बोला जाता है लॉ ऑफ रीजंस, और उससे क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉ बोला जाता है। अब नेचुरल लॉ की हमें फीचर्स पता लग गए क्या क्या है, इटर्नल होता है, अनचेंजेबल होता है, थर्ड क्या है,